नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार इस वक्त घर से पढ़ रही हूं, इसलिए घर से करने के पीछे का मकसद ये है कि चेन को ब्रेक किया जा सके, जितना हो सके घर से बाहर कदम रखे। ये अगर हम कर सकते हैं अपना कर्तव्य निभाते हुए, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ना करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बड़े लेवल पर हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए था, अगर वो नहीं अपनाया जा रहा है, यकीन मानिए, किस्सा आपको बता रही हूँ, मेरे अपने रिश्तेदार का है, नाम नहीं बताने वाली, रिश्ता भी नहीं बताने वाली। आज सुबह बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये कोविड सच में है क्या, और मेरे होश फाख्ता थे। ये जब उन्होंने मुझसे कहा और जहां से कहा, ये सुनकर मैं इसलिए परेशान हो गई। ये उन्होंने मुझे तब कहा जब उनकी अपनी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। ये उन्होंने मुझे तब कहा जब वो अस्पताल के बाहर मौजूद थे। और ये उन्होंने मुझे तब कहा जब वो ये कह रहे थे कि लंग्स जो है 54% ही काम कर रहे हैं, अब वो ठीक हैं, यानी उनकी पत्नी ठीक है। इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद, मेरे अपने रिश्तेदार की मैं बात कर रही हूं, दूर के रिश्तेदार हैं, अगर वो ये कह सकते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कोरोना को अभी भी हवा ही मान रहे हैं, जबकि अपनी आंखों के सामने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को उससे स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन एक मात्र रास्ता बच जाता है? क्या उसी से ये दूसरी वेव काबू में आने वाली है? तो फिर दूसरी तरफ चुनाव भी हो रहे हैं, दूसरे तमाम गैदरिंग्स भी हो रहे हैं, उनका क्या? आज इस पर चर्चा हो जाए, आज इस पर हुंकार भरी जाए, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अब क्या करते हो, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, पेशेंट तड़प रहा है। पैसा देने के लिए तैयार है तो भी कोई बैठ नहीं, और बदतमीजी डॉक्टर कर रहे हैं। उन लोगों ने मारने की पूरी तैयारी बाहर पटक रखा था और हमें रोक के भी रखा था कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। कोरोना के महाविस्फोट के बाद केजरीवाल सरकार को आखिर वो फैसला लेना पड़ा जिससे वो इतने दिनों तक बच रही थी। जब आईसीयू के बेड 100 से भी कम हो गए तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। उधर लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि 6 दिनों से ज्यादा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की। हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। वहीं लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो गई। गोल मार्केट से लेकर गीता कॉलोनी तक शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी। ऐसी भीड़ जिसे कोरोना प्रोटोकॉल की बिल्कुल परवाह नहीं थी। जाम के लिए जान को भी दांव पर लगाना इस भीड़ को मंजूर था। शराब की दुकानों पर भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई है। लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों पर लगनी शुरू हो गई हैं। 1 घंटा हुआ है मुख्यमंत्री को कर्फ्यू का ऐलान किए हुए, और उसके बाद तस्वीरें देखिए, ये पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीरें, जहां शराब के लिए लोग कतारों में हैं। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के तरीकों पर राजनीति भी हो रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सही इलाज नहीं होने की वजह से हरियाणा में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी, और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। दिल्ली में लॉकडाउन का फैसला तो हो गया है, लेकिन एनसीआर के शहरों में अभी भी लॉकडाउन की तैयारी नहीं है। ऐसे में 6 दिन के लॉकडाउन का दिल्ली को कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और
इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ सुपर्णा जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि टीएमसी की प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फोर्टिस अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर कौशल कांत, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये एयरबोर्न है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि पहली वेव और इस वाली वेव में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, मरने वालों के आंकड़ों में भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये भयावह स्थिति हमें अब क्यों नजर आ रही है? शमशान घाट में चिताएं जलती हुई अभी क्यों दिखाई दे रही है? कब्रिस्तान में कब्रें खुदती हुई अभी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों ऑक्सीजन की कमी अभी दिख रही है? क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी अभी दिख रही है? ये सब पहले वेव में तो हमको नहीं नजर आया था। रूबिका जी, देखिए, आप अगर बात करते हैं तो ये बात सरकार को पता थी, और सरकार में कल मैंने होम मिनिस्टर का इंटरव्यू सुना। सरकार को भी इस बात की उम्मीद थी कि जो पहली वेव है वो दूसरी वेव है जो पहली वेव से ज़्यादा स्ट्रांग आएगी। ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा देखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक को प्रॉपर ये कहें कि एक तो जैसा आपने देखा कि आज लॉकडाउन अनाउंस हुआ और सो कॉल्ड दिल्ली के पढ़े लिखे लोग दारू की दुकान पे सारा कोरोना बैरियर तोड़ के खड़े हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। और जितनी भी महामारियां पिछले 1000 साल में आई हैं, सबका ये कैरेक्टर रहा है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा अगर हम कोरोना को ही इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, ब्राज़ील हो, स्पेन हो, सब जगह सेकेंड वेव पहली वेव से ज़्यादा स्ट्रांग आई थी। और ऐसी उम्मीद भी की जाती है, मैं अभी फिर आज आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं हो सकता है सेकंड वेव ज्यादा स्ट्रांग है भी। हाँ, डॉक्टर कांत प्लीज मुझे थर्ड वेव हाँ डॉक्टर कांत एक सेकंड, पहले मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। आप कह रहे हैं सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक होती है, तो ये खतरनाक सेकंड वेव की वजह से हुआ है या खतरनाक सेकंड वेव की तैयारी की ना वजह से हमें ये हालात देखने को मिल रहे हैं? बद इंतजामी सरकार की, मेरे कहने के रूबिका जी, इसके दोनों रीजन हैं। बद इंतजामी सरकार की ये है कि आज जितने बेड सैंक्शनड हैं हॉस्पिटल को, अगर उतने बेड पे ऑक्सीजन कम है तो ये बद इंतजामी सरकार की है। लेकिन यस, जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हुआ है, और पैंडेमिक में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का कम होना या इंजेक्शन का कम होना या दवाओं का कम होना, यहां पे मिसमैनेजमेंट मैं मान सकता हूं। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट है और जितने बेड अवेलेबल हैं उसमें मिसमैच होना, ये पैंडेमिक का कैरेक्टर है। और जो तैयारी की गई वो सफिशिएंट नहीं थी। और इस 135 करोड़ की जनता में कितनी भी तैयारी की जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि उस पैंडेमिक के मिसमैच को दूर किया जा सके। लेकिन हाँ, जितने हॉस्पिटल बेड थे, मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले एक और क्लैरिटी चाहिए सर, और वो क्लैरिटी ये है मिसमैनेजमेंट ऑन हुज बिहाफ। मतलब मिसमैनेजमेंट किसकी तरफ से हुआ है? केंद्र सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ कि राज्यों की सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ, या दोनों का 50-50 है? अगर जिस तरह से देखा जाए, जो अनलॉक का प्रोसेस हुआ था, जैसा होम मिनिस्टर ने कल बताया कि लास्ट जो गाइडलाइन इशू की गई थी उसमें यह कहा गया था चूंकि पैंडेमिक अब एपिडेमिक के फॉर्म में स्टेट पे गई है, तो स्टेट को सारे राइट्स दिए गए थे कि वो लोकल लेवल पे मैनेज करे या ना करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर की। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ पे मेडिसिन ना आए, जहाँ पे ऑक्सीजन ना आए, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता की। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जनता कर्फ्यू की बात की जा रही है, लॉकडाउन की बात अलग है, लॉकडाउन सरकार करती है, लेकिन जनता को जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। जब तक जनता खुद सेंसिबली कर्फ्यू के फॉर्म में नहीं चलेगी, तब तक देश का यही हाल होगा और अगले 4 से 6 महीने में एक वेव फिर आएगी।
सरकार सर, को अब उसके मुझे लिए ये नहीं दोष पता है, देंगे। मेरे पास लेकिन ये अभी आंकड़ा हमारी तो जो नहीं गलती है। होगी, आज अगर सुबह वेव मैंने कुछ दोबारा आएगी। तस्वीरें देखी, मैं तो उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर इतना मेरा खून खौल रहा था। एक महिला गाड़ी से उतरती है, उसका पति उसके साथ है, उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, पुलिस के सामने चीख रही है, इस तरीके से बिहेव कर रही है जैसे उससे बड़ा रसूख वाला कोई नहीं है, जैसे वो सीधी की सीधी भगवान की तरफ से उतारी गई है और उसे कोरोना छू भी नहीं सकता है। बदतमीजी कर रही है, लेकिन हमारी पुलिस ने पूरा संयम बरते हुए वो उदाहरण पेश करने की कोशिश की और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर कांत, मैं आपके पास आ गया हूँ। रोहन गुप्ता, लॉकडाउन इकलौती अब कह सकते हैं कि हथियार रह जाता है इस कोरोना पर वार करने के लिए। रूबिका जी, हम लोग इस सब्जेक्ट पे 1 साल के पहले भी डिबेट कर रहे थे कि क्या सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना चला जाएगा। तब भी मेरी आर्ग्यूमेंट यही थी कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन के साथ साथ में आपको ट्रेसिंग टेस्टिंग की बात है। काफी हमको एक मौका मिला था। अब ये कह देना कि ये तो होने ही वाला था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलतियों का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जब पहली वेव खत्म हो रही थी तब हमारी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये खत्म में भी आने नहीं वाला है। हमारे सामने पूरे विश्व के पूरे देश थे, उन लोगों ने वैक्सीनेशन की तैयारी की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, किट की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, ट्रेसिंग की बात हो, और जो भी चीजें कर सकते थे उस पर तैयारी की। और हमारे में प्राथमिकता क्या थी? चुनाव थी हमारी प्राथमिकता, हमारे वहां थी अलग अलग पीआर के एजेंडा प्राथमिकता थी। ये नहीं होना चाहिए था रूबिका जी। मैं इसको मैन मेड डिजास्टर मानता हूं। कोई ये कहे कि दूसरी वेव आने वाली थी, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको रोक सकते थे, पर हमारी प्राथमिकता कुछ और थी। और एक चीज है वैक्सीनेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बहुत जोर पीटा कि नहीं हम लोग मेड इन इंडिया, हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग दे रहे हैं। जरूरत क्या थी? जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं मिले तब तक 7 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको वैक्सीनेशन दिया गया है वो पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे कम है। 6% से आसपास करीब लोगों को ही वैक्सीनेशन दिया गया है। तो हम लोग ये कहें कि नहीं ये होने वाला था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं घोर बेदरकारी है इस सरकार की। आज ऑक्सीजन की आप जो मंजर देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है रूबिका जी। चारों ओर जो हाल पूरे देश में बन रहा है अब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं थे, हम प्रिपेयर ही नहीं थे। फिर हम बोलेंगे कि लॉकडाउन से सिर्फ क्या होगा? सिर्फ लॉकडाउन से क्या होगा? तैयारी क्या है उसके सामने हमारी? ओके रोहन जी, आपने जो ये सवाल उठाए हैं उनका जवाब। नुपुर, गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, ये मैन मेड डिजास्टर है, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ये सब का सब पॉइंटेड टुवर्ड सरकार है। हाँ, देखिए, थोड़ी अवैज्ञानिक बातों को छोड़ के थोड़ी वैज्ञानिक बातों पे आते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बोले, और जरा रोहन जी, जब तक मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, एक ऐसा देश बता देंगे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जिसमें के सेकंड वेव रिसर्जेंस नहीं हुआ है कोरोना वायरस का, और केवल हमारे देश में हुआ है। कृपया करके अवैज्ञानिक बातें ना किया कीजिए। हर 100 साल में एक पैंडेमिक महामारी आती है जिसमें 3 या 4 वेव रहते हैं। रोहन जी, एक बार बात सुन लीजिए ना। ये बातें रोहन जी, फैलाना बंद बड़ा कीजिए। सेंसिटिव मामला है, सुनिए ना, इसमें तू मैं नहीं। रोहन जी, एक बार सुन लीजिए नुपुर की बात और उसके बाद आप जवाब दीजिए। चाइना का एग्जाम्पल मत कीजिएगा, चाइना का एग्जाम्पल मत कीजिएगा, वहां पे आपका एमओयू बोल देगा। चाइना का एग्जाम्पल मत दे दीजिएगा, वहां पे आपका एमओयू बोल देगा। मैं जरा कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग की बात करी, आपकी जानकारी में भली भांति है ये बात। अनलॉक की प्रक्रिया के पहले 4 बारी आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था अपना ब्लूप्रिंट बताइए, क्योंकि एक राज्य की स्थिति दूसरे राज्य से अलग है, उनकी पॉपुलेशन अलग है, उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, उनकी सर्कमस्टांसेस अलग है। तो उसके बिहाफ पे प्रदेशों ने, राज्य सरकारों ने अपने आप डिसाइड किया था कि अनलॉक की प्रक्रिया कैसे जारी की जाएगी। अब मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग की बात करी, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है हमारे देश में जनाब। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट, ये सबकी सब चीजें, सबकी सब प्रतिक्रिया केवल और केवल राज्य सरकार के अधीन आती है। तो कहाँ गलती हो पड़ी कि कहाँ हम जब शुरुआती दौर में महामारी में हमारे पास सिर्फ 2 लैब्स थी टेस्टिंग करने के लिए, आज हर जिले में 1 लैब है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ पे राज्य सरकारों की भूल चूक हुई कि भैया टेस्टिंग नहीं बढ़ा पाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लिमिट नहीं कर पाए संक्रमण को, और कहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट पे विफलता रही राज्य सरकारों की। तीसरी बार, मैं ये नहीं कह रही आपकी सरकार, मेरी सरकार, इस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की सरकार। अब आपने कहा वैक्सीनेशन, अब आप आपस में डिसाइड कर लीजिए आप चाहते क्या है। एक दिन कहते हैं हमारे पास तो भैया टीका ही नहीं है, अगले दिन बड़े बड़े छाती पीट के सोशल मीडिया पे और पेपर में कहते कि सबसे पहले 1 करोड़ वैक्सीनेशन टीकाकरण महाराष्ट्र सरकार ने किया, सबसे पहले 1 लाख टीकाकरण यूटी स्टेटस में दिल्ली सरकार ने किया।
देखिए, वैक्सीनेशन नहीं होती तो आप छाती पीट भी नहीं रहे होते, आपको झूठ बोलने का यहाँ पे मौका भी नहीं मिल रहा होता। और रही बात मेड इन इंडिया की बात, देखिए जो एक्सपोर्ट हो रही है ज्यादातर वो गैवी के अंडर कोवैक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बायलैटरल मल्टीलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सीरम इंस्टीट्यूट की है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, इंडिया की इंडिजिनस नहीं है, तो उसमें जो भी बाहर एक्सपोर्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्चुअल। आप ये कह रही हैं कि चूंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, टीएमसी की सरकार रही हो, मैं बात पे आपको एक बार, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है, मैं इसे कमजोर नहीं, हाँ मैं आपको मौका दूंगी। एक सेकंड पहले जो महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि डॉक्टर कांत से भी तो यही जानने की कोशिश है ना कि ये केंद्र सरकार की खामी है कि अपने अपने राज्यों की सरकारों की खामी है, क्योंकि यहाँ तू मैं खत्म नहीं होने वाली है। तो चूंकि मेरे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी इस बात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ, तो फिर ये कह देना कि केंद्र की सरकारें सोई पड़ी थी, कितना वाजिब है? यहाँ तो सबको मिलकर काम करना था ना। रूबिका जी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आपको और जितने भी तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं नमन करता हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी आपके ज़रिए करता हूँ। पहला चीज़ जो जिस चीज़ पे यहाँ पे चर्चा हो रही है उस पे हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही एक गंभीर विषय है जहाँ पे लोगों का जो ज़िंदगी का सवाल है, तो यहाँ पे राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बातचीत करने में भी वो आ जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इसमें केंद्र की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, पहला चीज़ हम लोग बार बार इस देश में सुनते हैं और हम मानते भी हैं कि सहकारी संघवाद में इस देश को चलना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। लेकिन करीब 6 साल से हम अगर देखेंगे तो हम मुंह में तो सहकारी संघवाद के बारे में बात करते हैं, लेकिन जहां तक उस चीज़ को वास्तविकता में देखें तो सहकारी संघवाद में जो सरकार केंद्र में चल रही है वो विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि 5-6 घटना में आपके देने के पहले 5-6 चीज़ आपको कहना चाहता हूं। अगर फरवरी 24 जो देख रहे हैं उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए 4-5 डेट्स में कहना चाहता हूं। 24 फरवरी 2020 गुजरात में हम लोगों ने क्या किया, हमने नमस्ते ट्रंप किया। उसके बाद 19 मार्च 2020 तब घोषणा हुई थी कि 23 मार्च को 5 बजे ताली बजाओ और थाली बजाओ 5 बजे होगा। 23 मार्च को संसद को रद्द कर दिया गया क्योंकि तब एमपी में सरकार बन गया। उसके पहले संसद को स्थगित नहीं किया जा रहा था, उसके बारे में मैं विशद टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद अप्रैल में 3 अप्रैल 2020 बोला गया कि 5 अप्रैल को फिर से मोमबत्ती और दिया जलाना पड़ेगा। जनवरी 1st वेव तो काबू में आ गई थी ना? बहुत जरूरी है, मैं दिखाना चाहता हूँ। 24 फरवरी और मार्च में क्यों नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ क्यों, क्योंकि 1st वेव तो सब खत्म हो गई ना, उसके बाद सारी चीजें काबू में आ गई थी। नहीं मैं ये तो आपका सोच है, आप डाइल्यूट कर देंगे कि जहां तक केंद्रीय सरकार है, आपकी मुख्यमंत्री शक्ल नहीं जहां तक केंद्रीय, एक सेकंड सर, एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश, 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, यूपी के 5 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, ये वो तमाम बड़े शहर हैं जहां पर लॉकडाउन, कानपुर, गोरखपुर, ये वो 5 बड़े जिले हैं जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है कि पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालात यहां पर लगातार खराब होते चले जा रहे थे और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से प्रयागराज, लखनऊ में लॉकडाउन लागू हो, हाईकोर्ट ने कह दिया है। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बड़ा फैसला है, किसी सरकार की तरफ से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, बल्कि कोर्ट की तरफ से है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने पहले भी कहा था कि इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ खास शहरों जिनका आपने नाम लिया है और वहाँ हालात बहुत बदतर हो रहे थे, आज उसी मामले में जब हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से वहाँ पर अपना जवाब दिया गया, उसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन जैसा किया जाए और ये 26 अप्रैल तक के लिए कहा गया है। जो ये 5 बड़े शहर हैं, ये
इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर और जो है इनके लिए कि किस तरीके से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़ के सारे एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दिए जाए। सिर्फ जो मेडिकल वाली सुविधाएं हैं, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों को, जो ग्रोसरी की दुकान तक है उसमें जो मैक्सिमम 3 लोग काम करते हैं उन्हीं को खोला रखा जाए। या हाईकोर्ट का ये कहना है कि 26 तारीख तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। किस आधार पर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, किस आधार पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है या ये आदेश दिया है? देखिए, जो सरकार ने अपना वहाँ पे एफिडेविट दिया है और जिस तरीके से पिछले हफ्ते और 10 दिनों में केसेज बढ़े हैं, लखनऊ से, वाराणसी से, जो जिन शहरों का आपने जिक्र किया, चाहे हम बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे हैं और हालात देखिए, जो एसेंशियल सर्विसेज है, ऑक्सीजन, बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सब चीजों की जिस तरीके से किल्लत हो गई है, अब स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, जो फ्रंट वर्कर्स हैं, उन पर हमले कर रही है, भीड़ कर रही है। तो इस हालात को कंट्रोल करने के लिए, संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से ये फैसला नहीं लिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पूर्णतः 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश यहां से पारित जारी कर दिया गया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही तो है कि क्या संपूर्ण रूप से लॉकडाउन ही अब इस सेकेंड वेव का इलाज है। हम जल्द लौटेंगे और उसके बाद माफी चाहती हूं, मैं अभिज्ञान आपके पास ना आ पाई इसलिए क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई थी। मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही अब इकलौता रास्ता बच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 26 अप्रैल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। यह है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, टीएमसी के प्रवक्ता और अभिज्ञान प्रकाश मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, व्हाट डू यू थिंक, अब पूरी तरीके से लॉकडाउन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? 2-3 बातें संक्षेप में रख दूं। 2020 से ये कह रहा हूं कि भारतीय आर्थिक स्थिति जो है वो कोरोना के आने से पहले से खराब है, कमजोर है, डामाडोल है। तो लॉकडाउन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत आसान समाधान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने खुद ही अपनी प्रोग्रामिंग में एक हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया था, सही विकराल हो जाए तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यहाँ स्टेट सब्जेक्ट और इस पे बहुत बहस होती है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल तक इन 5 शहरों जिसमें कि लखनऊ शामिल है, जहाँ की हालत क्या है आप सब जानते हैं, यहाँ पर लॉकडाउन हो। तो लॉकडाउन हमारी कंडीशंस को देखते हुए कोई बहुत आसान सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब स्थिति इस कदर भयावह हो जाए, इस कदर नियंत्रण की रेखा से बाहर हो जाए, तो फिर मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि फिलहाल ये लग रहा है कि हम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए केंद्र हो, राज्य हो, वेव 2 को, क्योंकि हम एंटिसिपेट कुछ और चीज सारी चीजों की चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। मुंबई में किराना की जितनी भी दुकानें हैं वो 11 बजे सुबह 11 बजे तक ही खुली रहेंगी और उसके बाद उन दुकानों को नहीं खोला जा सकता है। सरकार ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है, किराना की दुकानें 11 बजे तक ही खुल पाएंगी और 30 अप्रैल तक ये सख्ती लागू की जाएगी। इससे पहले एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर ये बहुत क्लियरली कह दिया गया था कि उन्हें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन अब किराना की दुकानों को 11 बजे तक ही खोला जा सकता है, सिर्फ 4 घंटे ही खोल पाएंगे किराना की दुकानें। ये सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के ऐलान कर दिया गया है। और इसीलिए रोहन जी, अब ये सवाल उठ खड़ा होता है कि ये देखिए ना, ये राज्य की सरकारें हैं जो अलग अलग तौर पर फैसला ले लिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने नहीं लिया है फैसला, ये तो कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन अगर कहीं फेलियर है तो वो राज्य सरकार का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार का फेलियर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर। और
इधर उधर तू मैं आरोप प्रत्यारोप के बजाय कि आप ये वक्त नहीं आ गया है कि हम मिलकर ये तय कर ले कि भाई ये बड़ा और बुरा रास्ता है, लेकिन अपनाना पड़ेगा कोरोना के लिए, लॉकडाउन फॉर एग्जाम्पल। देखिए रूबिका जी, जब पहला लॉकडाउन हुआ तब भी जब राहुल गांधी जी से चर्चा हो रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि आप स्टेट्स को पावर दीजिए, तब सारा सेंट्रलाइज हो रहा था, कलेक्टर का जो डिसीजन था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। तो आज जब ये दूसरे राउंड के समय पे सरकारों को जब दी गई है जिम्मेदारी, मेरा आपको ये कहना है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सरकार की नाकामी और अहंकार की कीमत हम लोग चुका रहे हैं। मैंने पहले जैसे मेरी बात की जब शुरुआत की, हमारे पास समय था रूबिका जी, पर उस टाइम पे हमारी जो प्राथमिकताएं थी अलग थी, चुनाव थी, ताली थी। जब जो ताली और थाली जिन लोगों ने बजाई, आज वो लोग भी गालियां दे रहे हैं। दूसरी बात, 70 साल में पहली बार हुआ है कि जीवित आदमी को अस्पताल नहीं मिल रहा है और मृतक को श्मशान नहीं मिल रहा है। ऐसी भयावह परिस्थिति कहीं देखी नहीं है। उसको ये कह के छोड़ देना कि अगर ये तो होना ही था, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई विकट परिस्थिति नहीं हो सकती। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। नूपुर जी जवाब ले लीजिए। मेरे इनकी परेशानी समझ नहीं आई। मुझे अच्छी तरीके से याद है मार्च 17, 2020 में राहुल गांधी कहते राहुल लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, और 19 अप्रैल को कहते हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है उन्होंने वेबिनार करके कहा था अरे लॉकडाउन खोल से क्या होता है, लॉकडाउन खोलोगे तो बीमारी बाहर आ जाएगी। अब जब सरकार ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, शायद रोहन जी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, अनलॉक की प्रतिक्रिया के पहले 4 बारी वीसी हुई है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के उन्होंने ये आदेश दिया था कि आप अपना ब्लूप्रिंट हमारे साथ शेयर करें, आपकी अपनी सर्कमस्टांसेस, अपनी सुविधाओं के हिसाब से आप अनलॉक करें। और अच्छी तरीके से याद है कैसे बार्स खोले गए थे महाराष्ट्र के अंदर, मंदिरालय तक खोल दिए गए थे लेकिन मंदिर नहीं। इसके ऊपर 3-4 महीने वहां पे बहस चली, आपको ध्यान होगा। अब जब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है तो मैं पूछना चाहती हूँ, छोटा सा उदाहरण दूंगी दिल्ली से। अब महाराष्ट्र के अंदर ये बताएंगे कि क्या है, DRDO, ITBP ऐसी अन्य और रेलवेज ऐसी अन्य फैसिलिटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये एक काफी दर तक बना के दे दी गई है। अब जैसे दिल्ली राज्य का के उदाहरण दूंगी मैं आपको, किसने कहा था पिछले 8 महीने में उसको बंद करके बैठ जाने के लिए? वो सुविधाएं तो आज भी वही है, बंद करके क्यों बैठे थे? और कल क्यों याद आई, कल रविवार को क्यों याद आई राज्य सरकार को कि दोबारा खोल दो? और उनके याद करने से 1 हफ्ते पहले ही मैंने अखबार में पढ़ लिया था कि उन्होंने दोबारा खोलने की ये सारी फैसिलिटीज तैयारियां शुरू कर दी है, फैसिलिटी नहीं हटाई गई है। केंद्र सरकार जी इसका जवाब दे दो। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया, लापरवाही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंक्रीज किया? और एक जवाब दे दीजिए मुझे, मैं आपको सारे जवाब तो आप हमसे ही पूछेंगे। सरकार में तो आप है ही नहीं, आप तो विपक्ष में हैं। आप नुपुर जी आप जवाब दीजिए ना, आपकी सरकार है, ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्यों बेड्स अवेलेबल नहीं है, क्यों यहाँ पे ICU बेड्स अवेलेबल नहीं है, क्यों रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है? आप सरकार में अच्छी तरीके से होगा। जब कोवैक्सीन की बारी आई तो आप लोगों के नेताओं ने कहा, शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे आपको बताने वाले नेता ने कि प्रीमैच्योर अथॉरिटी दे दी गई है, प्रीमैच्योर परमिशन दे दी है कोवैक्सीन को। छत्तीसगढ़ और केरल के अंदर कोवैक्सीन के टीके को अलाउ क्यों नहीं कर रहे? कब तक लोगों को बर्बाद करते रहेंगे? कब तक सवाल पूछेंगे आप? कभी तो जवाब दीजिए। पूछ रही हूँ, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, जवाब वैज्ञानिकों, मेडिकल रिसर्चर, डॉक्टरों से ज्यादा समझदार है कि आपने कोवैक्सीन के ऊपर शक कर दिया। आपके आनंद शर्मा, आज जो सीरम रमेश मुखिया है वो कहते हैं कि उनके पास कॉमर्शियल अवेलेबल है, इसमें वैक्सीन अवेलेबल एक सेकंड मेरी बात सुनिए रोहन जी, 1 सेकंड रुकिए। रोहन जी, नुपुर शर्मा 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड में मैं आप दोनों को मैं मैं नहीं चाहती हूँ। नुपुर जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब कोरोना की पहली वेव से निपटने में हम लोग सक्सेस हासिल करते हैं तो वाहवाही केंद्र सरकार बटोरती है, और सेकेंड वेव में अगर कुछ करने में नाकामी हो जाती है तो वो राज्य सरकार की हो जाती है। अब अच्छा मैं गप जिसे कहते हैं और बुरा थू ऐसे कैसे? रेमडेसिविर को लेकर गड़बड़ी हो रही है ना, कालाबाजारी हो रही है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है ना, तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। बोलूंगी रूबिका जी, तो रूबिका जी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन पे बैन लगाया है। 50,000 मेट्रिक टन के हिसाब से
ऑक्सीजन का प्रावधान किसी तरीके से उसको फैसिलिटेट करना, चाहे इंपोर्ट करके करना पड़े, उसके लिए रेगुलेशन जारी कर दिया है। इसीलिए रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स के ऊपर उनकी कालाबाजारी ना हो, उसको रेगुलेट करके उसके प्राइसेस पे भी एक कैप, सीलिंग कैप लगाया है। अब मैं आपसे 2 सवाल प्लीज पूछना चाहूंगी, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के अंदर संक्रमण का दर कम क्यों नहीं हो पा रहा? और दूसरी बात, महाराष्ट्र प्रदेश में इसके बावजूद के वो एक सब बात तो सुन लीजिए ना, कि वो 5400 रुपए का जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है एट मैक्स, उसको 3900 रुपीज का केंद्र सरकार की रेगुलेशन ने किया, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में 50,000 रुपए का एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी क्यों हो रही है? क्यों एनसीपी के कार्यकर्ता लिक्विड पैरासिटामोल के इंजेक्शन को रेमडेसिविर बता के बेच रहे हैं और इसमें पकड़े भी जा रहे हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर तो कम से कम राज्य का है कि नहीं है? ये भी केंद्र करेगी। बता दे आज रोहन जी, अगर आप इतने हेल्पलेस रोहन गुप्ता इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे 3 और मेहमान, नुपुर जी और रोहन जी, ये इसमें तू मैं हो जाएगी। रोहन जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, मुझे बस ये बताइए, आपके ये जो लॉकडाउन है, क्या ये इकलौती क्या कहते हैं वो तलवार बच गई है, इकलौता जरिया बच गया जिसके चलते हम बच पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है? रूबिका जी देखिए, ये जनतंत्र है, जनता के लिए है। अगर जनता की जिंदगी खतरे में है तो जो भी अवेलेबल ऑप्शन है हमें उसे यूज़ करना चाहिए। ये पेंडेमिक है, इसमें मिसमैच होगा डिमांड एंड सप्लाई का, लेकिन लॉकडाउन के अलावा अब तो कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, लॉकडाउन करने के लिए ज़रूरी हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन ही अभी सोल्यूशन है। आप ये मान के चलिए कि जो यूएस यूके में 2 महीने पहले हो रहा था, जो महाराष्ट्र में करीब 3 हफ्ते पहले हो रहा था, वो दिल्ली में आज हो रहा है, और इसके बाद अलग अलग स्टेट्स में धीरे धीरे ग्रेजुअली जाएगा। तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं पूरे देश में, कि जैसा बॉम्बे में होगा वैसा 1.5 महीने, करीब 3 से 4 हफ्ते बाद दिल्ली में होगा, दिल्ली के बाद ये यूपी में होगा, सारे स्टेट्स में होगा। तो सारे स्टेट्स की तैयारी होनी चाहिए। रूबिका जी एकदम क्लियर बताना चाहूंगा, अभी 3rd वेव भी आएगी और 4th वेव भी आएगी, जो लगभग इस साल और अगले साल, और ये जो कोरोना की महामारी है 2022 के खत्म तक खत्म होगी। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इससे पहले कि लॉकडाउन बचे, अभिज्ञान लॉकडाउन शुरू हो, हम इस चीज को सेल्फ इम्पोज क्यों नहीं कर लेते, जैसे आपने किया, जैसे मैंने किया, जैसे बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, लोगों को खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने बर्ताव को बदलना पड़ेगा। ये सुनते रहे, नहीं तो फिर टेलीविजन पर कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी महानता के किस्से गढ़ते हुए। लोग खुद अपने आप को बदले, ये सही बात है। आपको आगे भी कोरोना से लड़ना है, और जान लीजिए कि ब्रेक द चेन, जब म्यूटेशन से, सही कह रहे हैं कुशलकांत, वायरस तेजी से फैलता है, उस चेन को ब्रेक करना है, और उस सूरत हाल में लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो लोग भी अपने आंख कान नाक खोल ले। यहाँ तो आज तक नहीं बंद हुए रोड शो और रैलियां, अभी भी चल रही हैं। कहते कहते गला सूख गया हमारा आपका हफ्तों से। तो जाए सुने ना वहां नेताओं को, और फिर घर में और मोहल्ले में कोरोना लेकर आए। लेकिन इसमें एक अच्छा फैसला राहुल गांधी ने लिया कि वो किसी तरह की कोई रैली नहीं करेंगे, और अगर इस अच्छे फैसले की यहाँ पर वाहवाही नहीं की जाएगी तो ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। कई लोग कह रहे हैं कि वो कौन सा जीतने वाले थे, जो वो रैली में चले जाते तो बहुत महान काम हो जाता, या ना जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने एक नजीर पेश की है, और इसीलिए राहुल गांधी के इस कदम की सराहना होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, पूरे की पूरी डिबेट के कुछ पॉइंटर्स बना रही थी, लेकिन आकर गाड़ी कहां अटकी है? लॉकडाउन पर। सरकार लॉकडाउन लगाए उससे पहले आप अपनी सीमा बना लीजिए, ताकि आर्थिक तौर पर आपको झेलना ना पड़े, हमें झेलना ना पड़े, क्योंकि ये कोरोना अभी आगे जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी रोहन आपके पास नहीं आ पाई, नुपुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुपर्णम मित्रो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिज्ञान आपका भी, और डॉक्टर कांत आपका भी। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।